हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो मैं समस्या डिस्कशन के लिए लेके आया हूँ वो बच्चों की अपनी समस्या है। जितने लोग उत्तर प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि सिलेक्शन होगा। और ख़ासकर जो एक सेगमेंट है आपके एग्ज़ाम का, जो खंड है, वो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान को किस तरीके से पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न, जो परीक्षा में पैटर्न है एग्जामिनेशन का, जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पेपर आएगा, कुल प्रश्न 40 आने। 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न मूल विधि के रहेंगे, कितने संविधान के और कितने सामान्य ज्ञान के। अगर आप पिछले साल के पेपर को देखें, वैसे किसी भी विद्यार्थी को हमेशा पिछले साल के कई पेपर को देखना ही चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि शिक्षक का योगदान एग्जाम में सिलेक्शन लायक है या नहीं। देखिए, जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 3 खंड हैं आपके पास। और अगर कॉमन सेंस से कहा जाए कि 40 प्रश्न आने हैं तो रेशियो कितना होगा, तो 40/3, मतलब 13 या 39। 13 प्रश्न यहाँ से, 13 प्रश्न यहाँ से, और उसके बाद 14 प्रश्न यहाँ से। इस तरह से ये 40 प्रश्नों का आपका एक बंच बनता है। तो किस रेशियो से पढ़ें? मूल विधि कैसे पढ़ें, संविधान कैसे पढ़ें, सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें? क्योंकि जो प्रश्न आने वाले हैं वो 13, 13 और 13, अगर 3 खंड है और 40 क्वेश्चन आने हैं तो आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण, ऐसा नहीं है। देखिए, मूल विधि में जो आपका सिलेबस है उसमें आप देखिए, कुल आपके पास ये 15, देख रहे हैं ना, कुल आपके पास ये 15 एक्ट हैं, कुल 15 यहाँ से यहाँ तक। तो मूल विधि में अकेले 15 एक्ट हैं और कुल मूल विधि से 15 प्रश्न आने वाले नहीं। कैसे पढ़ा जाए इस मूल विधि को? भाई, कुल अगर हमारे पास एक्ट की संख्या जो है, अधिनियम की संख्या है, वो 15 है और कुल क्वेश्चन 13 आएंगे। और उसमें भी भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता ये बहुत बड़ी है। भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता बहुत बड़ी है। कैसे इनको कैसे पढ़ा जाए? पता लगा आप 25 दिन यही पढ़ते रहे और आया 2 क्वेश्चन। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए ओवरऑल। तो चलिए बात करते हैं मूल विधि और संविधान की। टोटल अगर हम बात करें नंबर में अधिनियम, तो आपके पास 15 अधिनियम है, आप देख सकते हैं। यहाँ भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता, ये सबसे बड़ी संहिता है आपकी। अकेले आईपीसी में ढेर सारे सेक्शन हैं, 2-3 महीने पढ़ेंगे तो भी कम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता को कैसे पढ़ना चाहिए? विद्यार्थियों, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्ट आप देख रहे हैं ना, भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाएं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यही अभियोजन अधिकारी बनने के लिए भी चाहिए, यही एक अच्छा वकील बनने के लिए भी चाहिए, यही जज बनने के लिए भी चाहिए। तो क्या आपको जज की क्वालिटी की स्टडी करनी है? नहीं। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप उसके बारे में एवरेज नॉलेज रखें, एक औसत नॉलेज रखें, और बाद में जब आपका चयन हो जाएगा तब प्रशिक्षण के दौरान पूरी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो पहले तो आप एकदम परेशान ना हो। भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता में पिछले साल के प्रश्नों को देखें तो प्रश्न कैसे हैं? बहुत साधारण हैं। या तो परिभाषा से प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर सीधे जो समाज में घटित होने वाली सामान्य घटनाएं हैं उनसे संबंधित, जो समाज में घटित होने वाले सामान्य अपराध हैं, उन अपराधों से संबंधित धाराएं पूछी गई हैं। जैसे दहेज, एसिड अटैक, देख रहे हो आप ना। तो बहुत सामान्य चीज़ें पूछी गई हैं। या फिर उदाहरण पूछा गया है कि दृष्टांत देखिए कि का ने या को 1 झापड़ मारा, दूसरे ने 50 झापड़ मारा, तो का को कितनी सज़ा मिलेगी? क्या 50 झापड़ मारने के लिए खे को ज़्यादा सज़ा मिलेगी? मतलब जो दंड विधान में, दंड प्रक्रिया संहिता में उदाहरण दिए हुए हैं, दृष्टांत दिए हुए हैं, वहाँ से प्रश्न आए हैं। या समाज में घटित होने वाले जो अपराध हैं, संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो एकदम ऊपर के लेवल का आपको पूछा गया है। आप कैसे पढ़ें, मुद्दा ये है। मुद्दा देखिए, मूल विधि को पढ़ने के लिए दंड विधान, मैंने कहा ना, जो सामान्य से अपराध आपके दिमाग में आते हैं उनसे संबंधित जो धाराएं वो पढ़ लीजिए। फिर
महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान, आजकल ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। यातायात नियमों में जितने भी साइन हैं, सिंबल हैं, चिन्ह का क्या मतलब है। आप देखिए, एक सामान्य व्यक्ति, अगर आप कहीं पहाड़ पर जा रहे हों, फिर समुद्र के किनारे जा रहे हों, तो बहुत सारे आपको यातायात के चिन्ह मिलते हैं। उन चिन्हों का क्या मतलब है, यातायात नियमों का। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, तो आप इनमें से अगर छांटे तो पहला आपका क्या हो गया, ये देखिए, बहुत भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। उसके बाद महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ये थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन पूछा जाता है। यातायात संबंधी नियम में जो सिंबल है उसकी विशेष जानकारी रखिए। पर्यावरण संरक्षण, बाकी जितने संरक्षण, जितने अधिनियम हैं, जितने भी अधिनियम आप देख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है कि ये कब बना, ये अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बना, कब लागू हुआ, तो ये सारे अधिनियम कब बने, सबसे पहले तो आपके पास उसके लिस्टिंग एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि किस किस वर्ष में कौन सा अधिनियम बना और कब लागू हुआ। इस अधिनियम में कोई विशेष परिभाषा है तो वो परिभाषाएं याद होनी चाहिए। साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम में अगर कोई सूचना अधिकारी बनता है, सूचना आयुक्त बनता है, वन अधिकार संरक्षण में मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार दिए जाते हैं। साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कोई सलाहकार बोर्ड बनता है, मतलब किसी भी अधिनियम में कोई बोर्ड बनता है, कोई अधिकारी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो इस्तीफा किसको देगा। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना आयुक्त किसको इस्तीफा देगा, सूचना आयुक्त की आयु क्या होगी, सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर मैं कह रहा हूँ, अधिनियम में आपको क्या करना है, इन सारे अधिनियम में ये अधिनियम कब बने, ये 15 के 15 अधिनियम कब बने, उनके बारे में आप जानकारी रखिए। साथ साथ अधिनियम में कोई महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो प्रश्न में पूछा जाता है। अगर कोई बोर्ड या सलाहकार बोर्ड है जो दंड देता हो, जो सलाहकार बोर्ड है जो किसी की नियुक्ति करता हो, या सलाहकार बोर्ड की कैसे नियुक्ति होती है, उसकी पदावधि क्या है, वो किसको रिजाइन करता है, ये सारे प्रश्न इस अधिनियम से संबंधित आते हैं। साथ साथ देखिए, एक आपके पास ये है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो जुडिशियल डिसीजन हुए हैं ना महत्वपूर्ण, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय है, या आप संविधान में भी इसे पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आप संविधान से ज़्यादा पढ़ें। जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है तो आपके मूल अधिकारों में आ जाता है। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित और कुछ आईपीसी से संबंधित आपको जानने होते हैं। तो याद रखिए, ये कुल 15 अधिनियम हैं आपके पास, 15-16 अधिनियम हैं आपके पास। अगर आप इन्हीं को ज़्यादा समय देंगे और बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। कितना अध्ययन करना है, किस तरीके से अध्ययन करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछले वर्ष का पेपर देखें, ताकि आप आश्वस्त रहें कि बहुत कम समय में इनको तैयार किया जा सकता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक, कब ये लागू हुआ, ये पूरे भारतवर्ष में लागू है या अपवाद स्वरूप कहीं लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट परिभाषा हो तो परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए। साथ साथ कोई दंड हो तो दंड याद कर लीजिए। कोई बोर्ड, सलाहकार बोर्ड बनता हो, सलाहकार बोर्ड के काम होते हों, उनकी नियुक्तियां होती हों, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रश्न। इस तरीके से आप कम समय में याद कर सकते हैं। अगर एक एक अधिनियम को बहुत गहराई से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे।